हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई धमाकेदार वीडियो में। सो फ्रेंड्स, ये हमारी जो दूसरी वीडियो रहने वाली है, ठीक है, 2 नंबर की वीडियो रहने वाली है, पार्ट 2 ये रहने वाला है। और उससे पहले मैं एक वीडियो कर चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसमें साइंस के 25% मैं पहले करवा चुका हूँ, तो वो वीडियो आपको देख लेनी है। साथ ही इस चैनल पर रेलवे की परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सब मैं इस चैनल पर करवाने वाला हूँ, चाहे साइंस के हो, चाहे मैथ के हो, चाहे रीजनिंग के हो। मेरा टारगेट है टोटल 8,000 प्लस जो प्रश्न है वो इस चैनल पर करवाने का है। तो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप आगे की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं वहाँ पे भर्ती से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वो देखिए चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड है, और चुंबकीय क्षेत्र में देखिए फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उससे रिलेटेड है। तो ये जो प्रश्न है उसका आंसर आप देंगे। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के जो अंगूठा क्या दर्शाता है और तर्जनी क्या दर्शाता है, ठीक है। यानी कि बल ज्ञात करने के लिए जो फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का जो नियम है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा और तर्जनी किसकी दिशाओं को निरूपित करते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न का आपको आंसर देना, जल्दी जल्दी आप आंसर देंगे। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र, देखिए कोई भी धारावाही चालक है वो इस तरीके से होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, उसके चारों ओर देखिए इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। अगर इसमें हम देखेंगे तो अंगूठा जो है, अंगूठा देखिए इस तरीके से बल की दिशा को निरूपित करेगा, ठीक है, अंगूठा बल की दिशा को निरूपित करेगा। और तर्जनी जो होगी वो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करेगी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर निरूपित करेगी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है, ठीक है। तो देखिए लैंग्वेज, डी ग्रुप की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफिकल्ट आती है। लैंग्वेज वो आपको ध्यान से समझना होगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा पर्सन, तो आपको उस पर्सन को छोड़ देना है, ठीक है। फिर से आप एक बार पूरा पेपर करके आओगे, जो भी ईजी पर्सन है वो करके आओगे, फिर से अगर आप उस पर्सन को दोबारा से देखो तो वो आपको समझने के लिए ईजी हो जाएगा। और दोबारा से अगर आप देखो तो वहाँ पे 50-50 चांसेस हो जाते हैं कि आप उस पर्सन को राइट करके आओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गैसीय विनिमय से यहाँ पर तात्पर्य है कि गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। तो कौन सा भाग होता है जो गैसों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। तो देखिए, तो जो इस पर्सन का जो राइट आंसर होगा वो देखिए देखिए पौधे की जो पत्तियां होती है, इस तरीके से पौधे की पत्तियां होती है, ठीक है। उन पत्तियों पे छोटे छोटे जो है रंध्र होते हैं, ठीक है। उन रंध्रों से देखिए गैसें अंदर जाती है और उन्हीं रंध्रों से गैसें बाहर आती है, और उन्हीं रंध्रों से जो है गैसों का आदान प्रदान जो है पौधे की पत्तियां करती है, ठीक है। तो इस पर्सन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रंध्र, ठीक है। आंसर नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे का जो पर्सन है वो पर्सन नंबर 3 आपके सामने है। देखिए ये जो पूरी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो इसमें देखिए इनमें से पर्सन नंबर 3 की मैं बात करूँ, इनमें से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है कौन कौन जो है। विद्युत मोटर जो होती है उसमें एक आर्मेचर लगा होता है, उसके भाग है। तो मृदु लोहे की कोर होती है, ठीक है, मृदु लोहे की जो कोर होती है वो होती है, कुंडली होती है और चुंबक होती है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि देखिए मोटर में आपने देखा होगा कि मोटर में चुंबक लगी होती है, ठीक है, इस तरीके से चुंबक लगी होती है 2, ठीक है, अर्धचंद्राकार टाइप जो चुंबक लगी उसके बीच में गोल गोल जो होता है वो लगा होता है, उसको बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्मेचर। तो आर्मेचर में लोहे की इस तरीके से जो है कटी हुई सी ऐसे वलयाकार कुछ लगी होती है, और उस उनके ऊपर देखिए तांबे की जो तार होता है उसकी कुंडलियां बनी होती है इस तरीके से, ठीक है। और वो जो आर्मेचर है वही घूमता है, ठीक है, आर्मेचर ही घूमता है, और जो चुंबक होती है वो स्थिर रहती है, ठीक है। तो आर्मेचर घूमता है और चुंबक स्थिर रहती है। तो आर्मेचर में जो है जो काम में लिया जाता है वो होता है लोहा, ठीक है, मृदु लोहा उसको हम बोलते हैं। क्योंकि देखिए हम अमूमन हमने देखा जो आर्मेचर होता है उसको अगर जोर से ज़मीन पर पटक दिया जाता है तो वो लोहा टूट जाता है, और उसके अंदर जो है तांबे की जो है कुंडलियाँ लगी होती है। तो इस पर्सन का जो राइट आंसर है उसमें देखिए मृदु लोहा भी आएगा और कुंडली भी आएगा और चुंबक नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो ये राइट आंसर इसका 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद में हम 3 नंबर की हम बात करें तो इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण नहीं है, ठीक है। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसमें देखिए जिंक ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ क्रिया करता है, और जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बनाता है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया अगर आप नहीं जानते कि क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हुई तो इसमें इसका हो गया रेडो मतलब अपचयन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन के साथ में जाकर ऑक्सीजन जुड़ती है तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। इसी तरीके से इसी दूसरी अभिक्रिया उसमें भी हो रहा है। इसी तरीके से तीसरी अभिक्रिया में भी यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। लेकिन चौथी अभिक्रिया को अगर आप ध्यान से देखो तो
यहाँ पे देखिए AgNO3 है और NaCl दोनों क्रिया करते हैं, और यहाँ पे देखिए NO3 जो है वो टूटकर Ag से अलग होकर सोडियम के साथ में जाके मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे NO3 मिल रहा है, ना कि ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया जो है रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आगे का क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। तो ये जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन रेलवे के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, 2 शिफ्टों से 3 शिफ्ट हर एक एग्जाम में पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर एक रेलवे के हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैंने बहुत बार देखा, बहुत सारे एग्जामों में ये पर्सन मैंने देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके सामने है कि देखिए मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान है, ठीक है। देखिए जैसे कि साबुन में हम जब कपड़े धोते हैं तो साबुन जैसे कि कपड़े पर जो भी गंदगी के कण होते हैं, ठीक है, गंदगी के जो कण होते हैं उस पर साबुन जाके चिपक जाती है और उन कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देती है, ठीक है। उसी प्रकार जो वसा होती है ना, वो वसा एक वसा जटिल होती है और उसका जो पाचन है वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो वसा होती है उसको छोटी छोटी जो है अणुओं में तोड़ना पड़ता है उसको पाचित करने के लिए, और उसी जो छोटे छोटे अणु हैं उनको पचाना काफ़ी ईजी हो जाता है मनुष्य के पाचन तंत्र के लिए। तो ये जो प्रश्न नंबर 5 है उसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पित्त लवणों द्वारा वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विभाजित करना, ठीक है। तो इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 हम ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आया है, इसमें दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच में विभवपात ज्ञात कीजिए। विभवपात मतलब विभवांतर ज्ञात करना आपको, ठीक है। जो देखिए यहाँ पर 2 जो है प्रतिरोध दिए गए हैं, 4 ओम का और 6 ओम का, ठीक है। इसमें जो 4 ओम का जो प्रतिरोध है इसके सिरों के बीच में विभवांतर में ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप देंगे, साथ साथ में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। देखिए ये जो दोनों प्रतिरोध है ये जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है। जब भी कोई परिपथ जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है तो इसमें देखिए धारा जो होती है दोनों प्रतिरोध में सेम होती है, ठीक है। दोनों प्रतिरोधों में सेम धारा आई धारा जो है प्रवाहित होगी, लेकिन विभवांतर जो होगा यानी कि विभव जो होगा वो अलग अलग होगा, V1 इसमें होगा या फिर V2 इसमें होगा। तो इस तरीके से विभव दोनों में अलग अलग होगा। वहीं अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में देखिए इस तरीके से जो है देखिए इस तरीके समांतर क्रम में की मैं बात करूँ इस तरीके से 2 मान लीजिए प्रतिरोध जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, तो इसमें देखिए धारा जो है दोनों में अलग अलग होगी, ठीक है। धारा दोनों में अलग अलग होगी और विभवांतर जो है दोनों में सेम होगा, ठीक है। V और V दोनों में विभवांतर सेम होगा, धारा जो है I1 और I2 अलग अलग होगी दोनों प्रतिरोधों में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हम 4 ओम के प्रतिरोध की जो है हम यहाँ पर विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें जो धारा है वो एक कॉन्स्टेंट है इसमें, क्योंकि दोनों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर धारा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 4 ओम और 6 ओम के जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 प्लस में R2 यानी कि 10 ओम, ठीक है। और V का मान हमारे पास में है 5 वोल्ट और हमें I ज्ञात करना है, तो V इज इक्वल टू IR होता है, IR होता है। तो इस सूत्र से हम ज्ञात करें तो हमारी जो धारा है वो I हो जाएगी, वो जो कि V/R और 5/10 यानी कि 0.5 एम्पियर धारा हमारी हो जाएगी, ठीक है। धारा का मान हमारे पास में एम्पियर हो गया 0.5 एम्पियर। उसके बाद में हमें 4 ओम के प्रतिरोध में धारा विभवांतर ज्ञात करना है यानी कि V हमें ज्ञात करना है। तो V हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऊपर मैं लिख देता हूँ, V हमारा हो जाएगा I का मान हमारे पास में था 0.5 एम्पियर, 0.5 और इंटू R का मान हमारे पास में है 4 ओम, ठीक है। तो इसको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास में 2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 4, ठीक है, 2 वोल्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ठीक से, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान करना है, अगर ये श्रेणी क्रम में हो और समांतर क्रम में हो तो दोनों में अलग अलग यहाँ पर डिफरेंस होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की 7 की मैं बात करूँ तो देखिए जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मनुष्य उत्पाद के सॉरी तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये पर्सन जो है वो भी मतलब लगभग लगभग सभी एग्जाम में रेलवे के आता है कि जैसे कि शुष्क बुझा हुआ चूना है, उसका क्लोरीनीकरण हो गया या फिर उससे साबुन बनाना हो गया, धावन सोडा बनाना हो गया, इस तरीके से जो है बहुत सारे पर्सन इस पर बनते हैं, ठीक है। तो जो शुष्क बुझा हुआ चूना है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOS ट्वाइस, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ लिया, POP का रासायनिक सूत्र पूछ लिया, बहुत सारे जो इसमें है वो रासायनिक सूत्र बनते हैं और उनके ऊपर प्रश्न आता है, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना है। तो इसका जो शुष्क बुझा हुआ चूना है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOS ट्वाइस। इसमें जब हम देखिए क्लोरीन गैस जब हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्लोरीन गैस जब हम प्रोवाइड करते हैं इसमें तो उसमें बनता है देखिए CaOCl2, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको हम बोलते हैं।
तो जो CaOCl2 बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इसको हम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर भी इसको हम बोलते हैं। तो देखिए ये जो रासायनिक सूत्र हैं इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक परीक्षा में हर एक जो है इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाता है अलग अलग। जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, दाउन सोडा हो गया, खाने का सोडा हो गया, जो सब है उनका रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान याद में रखना है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है उसका नाम ब्लीचिंग पाउडर भी होता है, और उसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूँ तो इसमें देखिए एक प्रश्न है जिसमें कि दो कथन दिए हुए हैं, ठीक है, और सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो इसमें जो दिया हुआ है वो है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है, ठीक है। और निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है, ठीक है, जल में घोला जाता है। क्रिस्टलन जल के 10 अणुओं क्रिस्टलीकृत जल के 10 अणुओं वाले दाउन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका उसका पुनः क्रिस्टल किया जाता है, ठीक, क्रिस्टलन किया जाता है, ठीक है। इसमें जो दूसरा कथन है वो आप ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसको जल में घोला जाता है, ठीक है। और क्रिस्टलन जल के 10 अणु यानी क्रिस्टल जल के 10 अणु वाले दाउन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टल गया, यानी कि हमें ये जो पूरी प्रक्रिया है वो बताई गई है कि दाउन सोडा होता है उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई गई है, ठीक है, दूसरे कथन में। और पहला कथन ये बोलता है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। तो पहला जो कथन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका उपयोग अग्निशामकों में, सोडा एसिड अग्निशामकों में नहीं किया जाता। जो दूसरा जो कथन है वो यहाँ पर राइट है, क्योंकि देखिए जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3, ठीक है। उसमें उसको जब जल में घोला जाता है तो वो बनाता है देखिए Na2CO3, ठीक है, CO3 डॉट 10H2O, ठीक है, ये बनाता है। और ये सूत्र जो होता है वो दाउन सोडा का सूत्र होता है, ठीक है। तो जो दूसरा कथन है वो सही है, एकदम राइट आंसर है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कथन 1 असत्य हो जाएगा और कथन 2 सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 2, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम जब चलते हैं तो इसमें एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेमी की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेमी की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर, यानी कि हमें आवर्धन गुणांक हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभिसारी लेंस हो गया, अभिसारी लेंस होता है उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस का आवर्धन ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र जो होता है वो होता है -V/U, ठीक है। तो V का मान यहाँ पे हम देखें तो V का मान यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर दी हुई है। तो प्रतिबिंब हमारा हो जाएगा सॉरी V का मान हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30, ठीक है। V का मान हो जाएगा 30 और बिंब की दूरी जो है वो 25 दी हुई है, तो 30/25 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर चिन्ह लग जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो -6/5 हो जाएगा, और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आंसर नंबर 3, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ये बता रहा है कि साइक्लोहेक्सेन में, यानी कि साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें CC बंद, यानी कि कितने CC बंद होते हैं, यानी कार्बन कार्बन बंद होते हैं, और कितने कार्बन हाइड्रोजन बंद होते हैं, और कुल कितने सहसंयोजी बंद होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे साइक्लो की बात आती है, यानी ठीक है, जहाँ पर साइक्लो की बात आती है तो साइक्लो जिस भी यौगिक के आगे लगता है तो वो मतलब एक चक्रीय यौगिक होता है, ठीक है, यानी एक चक्रीय संरचना बनाता है। तो साइक्लो एक्सेन में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है, जैसे कि मेथेन में 1 होता है, एथेन में 2 होते हैं, मेथेन में 1 होता है, एथेन में 2 होते हैं, प्रोपेन में 3 होते हैं, ब्यूटेन में 4 होते हैं। इसी प्रकार से एक्सेन में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है। और ये एक चक्रीय संरचना होती है कुछ इस प्रकार की, यानी कि सी 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 और सी, इस तरीके की जो है चक्रीय ये संरचना होती है। और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो बंद होते हैं वो बंद होते हैं 6 बंद होते हैं, ठीक है। और वहीं ये प्रत्येक कार्बन जो है 2 हाइड्रोजनों के साथ में बना होता है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन का सूत्र की मैं बात करूँ तो वो होता है C6H12 जो है वो सूत्र होता है, ठीक है। और इस तरीके से 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से जो है पूरे जो कार्बन हाइड्रोजन बंद हो जाते हैं वो हो जाते हैं 12 बंद, ठीक है। कार्बन कार्बन बंद जो होते हैं वो 6 बंद हो जाते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन बंद जो हो जाते हैं वो 12 बंद हो जाते हैं, और टोटल जो हो जाते हैं वो 18 बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 2, ठीक है, क्योंकि 6, 12 और 18 कार्बन कार्बन 6 बंद और कार्बन हाइड्रोजन 12 बंद, और कार्बन टोटल बंद जो होते हैं वो 18 बंद हो जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो इसमें देखिए इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, यानी कि अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें। तो इसमें देखिए विखंडन, ग्राफ्टिंग, द्विविभाजन हो गया, मुकुलन हो गया। तो आंसर आप देंगे जल्दी जल्दी कौन सा आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो इसमें देखिए हम बात करें तो विखंडन जो होता है वो एक अलैंगिक प्रजनन होता है, द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन होता है वो भी एक अलैंगिक प्रजनन होता है, और मुकुलन यानी बडिंग होता है वो भी एक अलैंगिक प्रजनन होता है। तो इसमें जो ग्राफ्टिंग होता है वो एक अलैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। आंसर नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूँ तो एक गोलीय दर्पण होता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी f के पदों के बराबर होती है, यानी कि फोकस दूरी f, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी f और वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है उसके
बीच की दूरी के बीच में संबंध हमें यहाँ पे बताना है। यानी कि एक गोलीय दर्पण मान लीजिए, कोई भी गोलीय दर्पण हो गया, उसके उसका जो ध्रुव है, ठीक है, ये मान लीजिए इसका एक्स हो गया, ध्रुव होता है यहाँ पर, ठीक है, गोलीय दर्पण के बीचों बीच ध्रुव होता है और वक्रता केंद्र होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र मान लीजिए यहाँ पर हो गया सी। इनके बीच की दूरी होती है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी एफ होती है। फोकस इन इसके बीचों बीच फोकस बिंदु होता है, ठीक है, यानी कि इधर भी एफ होगा और इधर भी एफ होगा, ठीक है। यानी जो वक्रता केंद्र होता है उस वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें वक्रता त्रिज्या, इसको हम वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या यानी आर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या आर जो होती है यहाँ पे आर, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी के बीच में हमें संबंध यहाँ पे पूछा है, तो आर इज इक्वल टू 2f होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हमारे पास में आ जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 1, ठीक है। यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तो हो गया ये, और वक्रता केंद्र हो गया सी, यानी कि ये उसके बीच की दूरी जो होती है वो होती है वक्रता त्रिज्या यानी कि 2f, ठीक है। और फोकस दूरी f के पदों में हमें बताना है, तो 2f हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की संख्या, कुल संख्या कितनी है? तो ये एक बहुत ही ईजी प्रश्न है। देखिए कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6, और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसमें कि एक कोष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 कोष होते हैं इसमें, कार्बन में टोटल 2 कोष होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो एक गोलीय दर्पण के फोकस, यानी कि ये सेम सेम उसी प्रकार का प्रश्न है जो हमने अभी किया था, यानी कि एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये एक गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है, और ये इसका हो गया फोकस, ठीक है, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र सी, ये सी हो गया और ये एफ हो गया, और इनके बीच की दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या आर, यानी कि टोटल वक्रता त्रिज्या टोटल ये हो गई वक्रता त्रिज्या यहाँ से और ध्रुव ध्रुव तक वक्रता त्रिज्या तो होगी आर, आर के पदों में खालिस्तान के बराबर है, यानी कि वक्रता त्रिज्या आर अभी मैंने आपको बताया कि आर इज इक्वल टू होता है 2f, ठीक है। और यानी कि हमें पूछा है कि सी और एफ के बीच में क्या होता है, एफ होता है, ठीक है, सी और एफ के बीच में होता है एफ, कि सी और एफ के बीच की दूरी जो होती है फोकस दूरी के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम बात करें तो जो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा आर के पदों में, ठीक है, आर के पदों में हम इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा एफ इज इक्वल टू r/2। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा एफ इज इक्वल टू r/2 हो जाएगा। और क्वेश्चन में देखिए आंसर नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पर्सन की तरफ हम जब चलते हैं तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कि देखिए नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण सही व्याख्या करता है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्यूब ली हुई है और उसमें देखिए पोटैटो जूस जो है, पोटैटो जूस देखिए उसमें पोटैटो जूस डाला हुआ है, और ऊपर से जो है आयोडीन डाल रहे हैं, ठीक है, आयोडीन डाल रहे हैं, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीले काले रंग में परिवर्तित होता हुआ आलू का रस, ठीक है, पोटैटो जूस यानी आलू का रस, ठीक है। तो आयोडीन डालने से नीले काले रंग में पोटैटो का जो जूस है, पोटैटो का आलू का जो रस है वो क्यों परिवर्तित होता है, इसकी हम इसमें हमें इसकी व्याख्या देनी है, ठीक है। तो पहला जो आंसर है उसमें देखिए आलू के रस में प्रोटीन होता है जो आयोडीन मिलने पर नीला काला हो जाता है, आलू के रस में वसा होती है जो आयोडीन मिलने पर नीली काली हो जाती है। तो आलू के रस में ग्लूकोज होता है जो आयोडीन मिलने पर नीला काला हो जाता है, आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलने पर नीला। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलने पर नीला काला हो जाता है, ठीक है। स्टार्च जो होता है वो आयोडीन के मिलने पर नीले काले रंग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो देखिए कोई भी अभिक्रिया, ठीक है, कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए अभिक्रिया जो होती है उसमें अवक्षेप, अविलेय अवक्षेप की मैं बात करूँ, जो उत्पाद जो बनता है, ठीक है, उत्पाद जो होता है वो अविलेय होता है यानी अविलायक होता है, या फिर कोई ऐसा उत्पाद अभिक्रिया बनाती है जो विलियन, जिससे विलियन नहीं बन सकता, यानी कि वो अविलेय हो, तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। उसके अलावा देखिए इसको हम विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं बोलते, रेडॉक्स अभिक्रिया भी नहीं बोलते, और अपघटन अभिक्रिया भी नहीं बोलते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो किसी दिए गए प्रतिरोध आर, यानी कि एक प्रतिरोध दिया गया आर, और प्रतिरोध आर यानी उसका एक तार दिया हुआ है, ठीक है, उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है, 2 बराबर, यानी कि ये एक तार था, इसको यहाँ से 2 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, प्रतिरोध ज्ञात करने का हमारे पास में एक सूत्र होता है आर इज इक्वल टू रो यानी कि प्रतिरोधकता L/A। एल जो प्रतिरोध होता है उसको ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो आर इज इक्वल टू रो L/A। एल रो तो होगी प्रतिरोधकता, एल होगी तार की लंबाई, और ए हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको जब हम 2 बराबर भागों में काटेंगे तो जाहिर सी बात है
लंबाई जो होगी वो होगी प्रत्येक भाग की वो आधी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे L/2 आ जाएगा, ठीक है। तो L/2 यहाँ पे आएगा तो प्रतिरोध भी हमारा जो है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। एक भाग का प्रतिरोध आधा हो जाएगा, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध हमारे पास में R/2 निकल के आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 2 R/2, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये एक विकास से संबंधित क्वेश्चन है, जो भी मानव का भी शरीर में होता है। तो इसमें देखिए, शरीर किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है, ठीक है। केवल लड़कियों में कौन सा परिवर्तन होता है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मैं बात करूँ तो मुहासे युक्त तेलीय त्वचा। तो मुहासे आते हैं तो वो लड़कों और लड़कियों दोनों में आते हैं। शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना, ठीक है। शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बाल बढ़ते हैं तो वो लड़के और लड़कियों दोनों में बढ़ते हैं। और उनकी दिखावट के प्रति सचेतता, यानी कि वो दिखावट करते हैं ज़्यादा, मतलब सुंदर दिखने के लिए कुछ भी करते हैं, दिखावट करते हैं, बालों को सजाना इस तरीके से, तो वो दोनों लड़के और लड़कियाँ दोनों ही करते हैं। तो सतन ग्रंथियों की वृद्धि जो होती है वो केवल लड़कियों में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाता है आंसर नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करूँ तो निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है, ठीक है। आणविक रूप जो होता है उसमें परमाणु की संख्या अधिकतम कौन सी होती है, देखिए यहाँ पे पोटेशियम में होती है, कि सोडियम में होती है, या फिर आर्गन में होती है, या फिर सल्फर में होती है। तो इसकी मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो परमाणुओं की संख्या होती है वो होती है सल्फर में, ठीक है। तो सल्फर में परमाणुओं की संख्या क्यों होती है, क्योंकि इसका आणविक जो सूत्र होता है वो होता है S8, यानी कि उसमें 8 परमाणु होते हैं। इसके अलावा इनमें से कोई सा भी ऐसा परमाणु नहीं होता जिसमें कि सबसे इतने ज़्यादा 8 से 8 तक परमाणु होते हैं, ठीक है। तो सल्फर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर, और इसमें सबसे ज़्यादा परमाणु, आणविक रूप में सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो गुर्दे में मूत्र के रूप में दी गई 3 प्रक्रियाएं निम्नलिखित क्रम में शामिल होती हैं, यानी कि जो 3 प्रक्रियाएं जो है यहाँ पर हमें दी हुई है, और जो गुर्दे में जो कि मूत्र जो बनता है उसमें 3 प्रक्रियाएं शामिल होती है, ठीक है। उनका हमें क्रम बताना है यहाँ पर, ठीक है। क्रम में तीनों प्रक्रियाएं बतानी है। तो देखिए 3 प्रक्रियाएं जो दी हुई है वो है निस्पंदन, चयनात्मक पुनर्शोषण और उन्मूलन। यानी निस्पंदन का मतलब यहाँ पे हो गया फिल्ट्रेशन, और चयनात्मक निस्पंदन का मतलब हो गया सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और उन्मूलन का मतलब हो गया एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसका जो राइट जो क्रम होगा, यानी कि सही जो क्रम होगा वो होगा आंसर नंबर 1 ही यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, रक्त को जो है फिल्टर किया जाता है और बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ यहाँ से निकाल ली जाती हैं। उसके बाद में जो है चयनात्मक रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि रक्त को फिर से अब्जॉर्ब किया जाता है, रक्त को फिर से अब्जॉर्ब किया जाता है और मूत्र को अलग किया जाता है, और जो बचा हुआ जो मूत्र होता है उसमें से फिर से जो है उन्मूलन उसका किया जाता है, यानी कि एलिमिनेशन किया जाता है। जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, जो भी रक्त होता है उसको फिर से सोख लिया जाता है, यानी कि बहुत प्रक्रियाओं से यहाँ पर गुजरना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात करूँ तो किस जीवाणु की उपस्थिति में जल प्रदूषण का सूचक है, यानी कि इसमें ई कोलाई कोलीफॉर्म होगा, स्वल्पमाइट टाइफाई होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, या फिर विब्रियो क्लेरी हो जाएगा। तो इसमें विब्रियो क्लेरी जो है जाका जो है एक वायरस है, और इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ई कोलाई कोलीफॉर्म जो होता है। इसकी उपस्थिति अगर कोई जल में होती है तो वो जल प्रदूषण का सूचक है, ठीक है। इसके अलावा जो अभी आगे जो क्वेश्चन है वो 21 ही क्वेश्चन एक शिफ्ट में हमें मिले हैं। तो आगे का जो वीडियो आने वाला है उसमें देखिए 25% मैं पूरा ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो टोटल यहाँ पर 21% आपको इस वीडियो में मिल चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो आपको लाइक कर देना और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।